हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़ा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के इस क्रम में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट 4 से शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं यूनिट 6 शुरू करने जा रहा हूं। यूनिट 6 टॉपिक है ब्रेटन वुड्स से डब्ल्यूटीओ तक अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ। मैं यूनिट 5 आपका छोड़ रहा हूं। यूनिट 5 मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूनिट 6 में विभिन्न संगठन है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है, वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्वाड है, आसियान है, एपेक है, दक्षेश है जिसको हम सार्क भी कहते हैं, डब्ल्यूटीओ है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है। विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं, यह छोटे छोटे टॉपिक आपके यूनिट 6 में दिए हुए हैं। तो मैं यूनिट 6 शुरू कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक यूनिट 6 को मैं समाप्त कर दूं। यह जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, यह केवल बीए के सिलेबस को ही कवर नहीं करता है, बल्कि मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर विभिन्न बिंदुओं को इसमें समाहित करता हूं। जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, उन सभी बिंदुओं को मैं अपने इस सिलेबस में, आपके बीए के सिलेबस में समाहित करता हूं, ताकि यह वीडियो या मेरा लेक्चर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनटीए या यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह लाभप्रद हो। तो आइए चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 में है ब्रेटन वुड्स से डब्ल्यूटीओ तक, ब्रेटन वुड्स से डब्ल्यूटीओ तक अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास। ब्रेटन वुड्स समझौता। तो पहले हम जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स है क्या। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है, प्रारंभ होता है और यह 1945 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 1945 तक चलता है, जब तक कि जापान को अमेरिका ने तबाह नहीं कर डाला और जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तब तक यह युद्ध चलता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र तबाह हो रहे थे और विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र को तबाही से बचाने के लिए, यूरोपीय राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए और विभिन्न प्रकार की जो मौद्रिक नीतियां हैं, विनिमय प्रणाली है, सबको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मित्र राष्ट्रों की एक बैठक होती है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में। एक बैठक होती है ब्रेटन वुड्स में, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक बैठक होती है और इस बैठक में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 44 देश के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेते हैं। 44 देशों के कुल 730 प्रतिनिधि होते हैं। एक सम्मेलन होता है और यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच। 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है 1944 में। कहां? ब्रेटन वुड्स में। और इस सम्मेलन के अंतर्गत विभिन्न महाशक्ति, इस सम्मेलन के अंतर्गत अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और यह सम्मेलन 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक चला था। क्योंकि यह सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन को हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य होता है वह है, पहला, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना। यानी कि इस सम्मेलन में जितने भी प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं वह सभी एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे कि जिससे कि सभी देशों की मुद्राएं करीब लगभग समान हो, सभी देशों की मौद्रिक प्रणाली स्थिर हो, अस्थायी हो और युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की मदद की जाए। क्योंकि युद्ध के बाद विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र तबाह हो चुके थे, उनके उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे, उनके विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो चुकी थी। इसलिए ये यूरोपीय राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए एक योजना बनाई जाती है।
उस वह सारी योजना कहां बनती है? ब्रेटन वुड्स में बनती है। तो ब्रेटन वुड्स का उद्देश्य होता है कि युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास में सहयोग किया जाए, मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, विनिमय दर को स्थिर किया जाए और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाए। विभिन्न राष्ट्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाए। जो राष्ट्र कमजोर हैं, जो अति गरीब हैं, जो अति पिछड़े हुए हैं या अविकसित राष्ट्र हैं, उन अविकसित राष्ट्रों को सहायता देने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो सभी अविकसित देशों को, पिछड़े हुए देशों को, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सके। तो इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाती है जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सके और सभी लोगों को आर्थिक विकास के लिए सहयोग दे सके। पहली संस्था होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। पहली संस्था क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो 44 प्रतिनिधि होते हैं, 44 देश होते हैं, 44 देश के विभिन्न प्रतिनिधि होते हैं, तो सारे प्रतिनिधियों के सहमत से यह तय किया जाता है कि हम लोग की एक ऐसी संस्था की स्थापना किया जाए जो विश्व के सभी देशों की मदद कर सके, सबके आर्थिक विकास के लिए योगदान दे सके, मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित कर सके, विनियमित कर सके और स्थिर कर सके और सभी राष्ट्रों के गरीबी को, अशिक्षा को, बेकारी को, बेरोजगारी को वगैरह वगैरह विभिन्न समस्याओं को दूर किया जा सके। तो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत पहली अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को होती है। 27 दिसंबर 1945 को होती है, IMF की स्थापना होती है। यह बैठक 44 में हो जाती है, लेकिन 27 दिसंबर 1945 को IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है और यह औपचारिक रूप से 1 मार्च 1947 को यह कार्य करना प्रारंभ करता है। IMF यानी इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी तरह से दूसरी संस्था की स्थापना की जाती है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको हम विश्व बैंक की संज्ञा देते हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक। इसकी स्थापना भी 1945 में की जाती है, लेकिन यह 1946 में काम करना शुरू करती है। यह 1946 में काम करना शुरू करती है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यह 1946 में काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह से ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की योजना बनाई जाती है, यानी कि पूरे व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सभी देशों की व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन की योजना बनाई जाती है। यह भी ब्रेटन वुड्स में बनाई जाती है, लेकिन 1945 और 46 में इसकी स्थापना नहीं की जाती है। अभी विचार विमर्श चल रहा होता है, परंतु 1947 में एक समझौता किया जाता है और इस समझौते के तहत एक व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता लागू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। इसको हम गैट कहते हैं। गैट की स्थापना की जाती है। इस गैट की स्थापना में 23 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 23 देशों के प्रतिनिधियों ने इस गैट की स्थापना में भाग लिया था और इसकी योजना 1947 में बनाई जाती है। गैट की योजना 1947 में बनाई जाती है, लेकिन 1948 में विधिवत रूप से गैट की स्थापना की जाती है। यानी कि 1947 में ब्रेटन वुड्स शर्तों के तहत, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत एक दूसरा समझौता होता है। वो समझौता होता है व्यापार और प्रशुल्क सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। यह समझौता 1947 में होता है, परंतु इसकी शुरुआत विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से इसका गठन 1948 में किया जाता है और इसका मुख्यालय जनेवा में होता है। स्विट्जरलैंड की जनेवा नगर में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है। यह 1948 में जो गैट की स्थापना की गई, यह अपना कार्य करती रहती है। 1970-71 तक यह बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं और विभिन्न समस्याओं को देखते हुए 1 जनवरी 1995 को इस गैट को
WTO में रूपांतरित कर दिया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है और इसको WTO कर दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन बना दिया जाता है 1 जनवरी 1995 को। WTO की स्थापना मार्केश समझौते के तहत की गई थी। मार्केश समझौता, मार्केश समझौता, मार्केश समझौता मोरक्को में है। मार्केश समझौता, यह मार्केश जो है मोरक्को में है, मोरक्को में है। मोरक्को में 123 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक होती है मोरक्को के मार्केश नगर में, और इसमें यह तय किया जाता है कि गैट को बदलकर WTO कर दिया जाए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए गैट की स्थापना की गई थी वह उसी उद्देश्य के लिए उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसके नाम को चेंज कर दिया जाता है, WTO कर दिया जाता है। यानी कि मोरक्को में जो बैठक हुई थी वह 1994 में हुई थी। ये जो ब्रेटन वुड्स समझौता होता है या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो होता है, या इसको हम सिस्टम कहते हैं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, यह ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो डिजाइनर होते हैं वह ब्रिटिश प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं, वह प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स होते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स होते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स होते हैं। यह ब्रिटेन के होते हैं, यह ब्रिटेन के होते हैं, ब्रिटेन के होते हैं। और दूसरे जो अर्थशास्त्री होते हैं वह अमेरिका के होते हैं, उनका नाम होता है डेरी डेक्स्टर व्हाइट, इनका नाम होता है डेरी डेक्स्टर व्हाइट। तो यही दो जो अर्थशास्त्री होते हैं यही ब्रेटन वुड्स का प्रारूप तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, यही कॉन्सेप्ट लाते हैं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में यह समझौता होता है, इसीलिए इसको हम ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की जाती है, और ब्रेटन वुड्स समझौते में 1944 में ही इसका भी प्रारूप तय कर लिया गया था, लेकिन इसका भी प्रारूप तय कर लिया गया था। फिर 27 देशों की 1947 में एक बैठक होती है और उसी बैठक में व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता लागू किया जाता है। 1948 में इसको स्थापित कर दिया जाता है। फिर 1995 में गैट को WTO का नाम दे दिया जाता है। आइए अब एक एक करके नजर डालते हैं, हम बताते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक एक करके हम बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? यह विभिन्न देशों को फंड प्रदान करती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यह विभिन्न देशों को फंड प्रदान करती है और इस देश का जो कार्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। इसके 190 देश सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो पैसे इकट्ठा होता है वो सदस्य देशों से ही इकट्ठा होता है। यानी कि 190 देश सदस्य हैं, तो 190 देश सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पैसे देते हैं, मुद्रा देते हैं, यानी कि धन देते हैं और सबका अंश निर्धारित होता है। सबके GDP के आधार पर, GDP के आधार पर इसमें अनुदान, सबका अनुदान तय किया जाता है कि कौन देश कितना अनुदान देगा। जिसकी GDP हाई होती है, उच्च होती है, वह अधिक अनुदान देता है, यानी कि वह करीब 50% तक अनुदान देता है। इसी तरह से कुछ देश 30% तक अनुदान देते हैं, कुछ 50% देते हैं, कुछ 30% देते हैं, कुछ 15% देते हैं, कुछ 10% देते हैं। यानी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जैसी होती है उसके अर्थव्यवस्था के आधार पर ही तय किया जाता है कि कौन देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कितना धन देगा। इसके अलावा जो नए देश होते हैं, जब नए देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करते हैं तब भी उनको सदस्यता शुल्क के रूप में कुछ अदा करना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास धन का संचय होता है, मुद्रा का संचय होता है और इसी मुद्रा को वह गरीब देशों में अनुदान देती है, गरीब देशों को अनुदान देती है, ऋण के रूप में ऋण भी देती है और कुछ ग्रांट भी देती है। विकासशील देशों को ग्रांट देती है, गरीब और पिछड़े देशों को ग्रांट देती है, अविकसित देशों को ग्रांट देती है और यह जो ग्रांट दिया जाता है उसी सरकार को दिया जाता है
और जब तक वह सरकार उस ऋण को चुकता नहीं कर लेती है तब तक नया ग्रांट नहीं दिया जाता है, नया अनुदान नहीं दिया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सभी देशों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी देश इसके सदस्य हो सकते हैं और यह सभी देशों के विकास के लिए सहयोग करती है, विकास के लिए अनुदान देती है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। यह विश्व बैंक विभिन्न राष्ट्रों को नीति सुधार कार्यक्रमों और विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए ऋण देती है। जबकि जो IMF होती है वह केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देती है। यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतर क्या है कि यह सबके लिए ऋण देती है, चाहे वह नीति सुधार कार्यक्रम हो, चाहे वह परियोजनाओं को लागू करना हो, परियोजनाएं बनानी हो, प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, वह सभी के लिए ऋण देती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है वह केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए, नीति विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण देती है। और विश्व बैंक केवल विकासशील राष्ट्रों को देती है। विश्व बैंक केवल विकासशील राष्ट्रों को ही ऋण देती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है वह निर्धन देशों को भी ऋण देती है। और जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, यह विभिन्न बैंकों का समूह है, विभिन्न बैंकों का समूह है। इसी को हम विश्व बैंक बोलते हैं, विश्व बैंक बोलते हैं, विश्व बैंक। इसमें विभिन्न प्रकार के समूह हैं, विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, जैसे कि IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। एक तो ये है, इसकी स्थापना 1944 में की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1944 में की जाती है। यानी कि विभिन्न बैंकों के समूह को ही हम विश्व बैंक की संज्ञा देते हैं। तो IBRD की स्थापना 1944 में की जाती है। यह ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की जाती है। इसका उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। और इस देश के सदस्य जो हैं, और इस समूह के सदस्य 189 हैं, 189 इसके सदस्य हैं। फिर दूसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जिसको कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय, यह भी विभिन्न देशों को अनुदान देती है। इसकी स्थापना 1956 में की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1956 में की जाती है इसकी स्थापना। और यह भी विकासशील राज्यों को धन देती है। और इसके सदस्य कितने हैं? 184 देश हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य 184 देश हैं। और इसी तरह से है, तीसरा है IDA, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ जिसको हम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इसको हम क्या बोलते हैं? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। और इसमें वर्तमान में 173 देश सदस्य हैं अंतरराष्ट्रीय विकास संघ के। इसका भी उद्देश्य होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच जो असमानताएं हैं, असमानताओं को दूर करना, जीवन स्तर में सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाएं देना, चिकित्सा सुविधा देना, चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना, और स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु, पर्यावरण इत्यादि बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए यह ऋण प्रदान करती है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है, IDA है, यह शिक्षा के यानी शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के लिए ऋण देती है, गरीबी दूर करने के लिए ऋण देती है, विभिन्न राष्ट्रों को यह ऋण देती है। और इसके सदस्य कितने हैं? 173 इसके सदस्य हैं। और चौथा जो है, निवेश विवाद निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इसकी स्थापना 1966 में की जाती है। 1966 में इसकी स्थापना की जाती है। निवेश विवाद निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र एक बहुपक्षीय संधि है जो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के द्वारा तैयार किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों को सुलह के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना, सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निवेश के जितने भी विवाद होते हैं, सभी विवादों को सुलझाने का कार्य करता है।
और इसका जो नेतृत्व होता है और इसका निवेश विवाद निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का नेतृत्व संघ के महासचिव के द्वारा किया जाता है। महासचिव को पंचायत न्यायाधिकरण या सुलह आयोग स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। महासचिव विभिन्न देशों की समस्याओं को, निवेश संबंधी समस्याओं को, पूंजी संबंधी समस्याओं को पंचायत न्यायाधिकरण या फिर सुलह समझौते के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करता है। पांचवा देखते हैं। पांचवा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय, पांचवा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मीगा, मतलब कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की जाती है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की जाती है और इसमें 179 देश सदस्य हैं। 179 देश सदस्य हैं और इसमें 179 देश सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। यानी कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह निवेश, यह ऋण प्रदान करती है। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह ऋण प्रदान करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक में ये 5 संस्थाएं कार्य करती है और विश्व बैंक जो होता है सभी देश संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि विश्व बैंक की सदस्यता कैसे ग्रहण की जाती है। यानी कि आईबीआरडी का सदस्य, आईबीआरडी का सदस्य बनने के लिए आईएमएफ का सदस्य होना जरूरी होता है। आईएमएफ का सदस्य होना जरूरी होता है। जब तक कोई देश आईएमएफ का सदस्य नहीं होगा तब तक वह विश्व बैंक का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी राष्ट्र को आईएमएफ की सदस्यता लेनी पड़ती है और जब आईएमएफ की सदस्यता वह ग्रहण कर लेता है तो वह विश्व बैंक का, आईबीआरडी का सदस्य बन जाता है और आईबीआरडी का सदस्यता मिलने पर ही वह आईडीए, आईएफसी और मीगा की सदस्यता ले सकता है। यानी कि जब तक वह विश्व बैंक का सदस्य नहीं होता है तब तक वह आईडीए, आईएफसी, आईडीए, आईसीएसआईडी और एमआईजीए यानी मीगा की सदस्यता नहीं ले सकता है। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले किसी भी राष्ट्र को आईएमएफ की सदस्यता लेनी पड़ती है। इसके पश्चात वह विश्व बैंक की सदस्यता लेता है। जब विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो इन विभिन्न संस्थाओं का वह सदस्य बने जाता है। और वर्तमान में आईबीआरडीए के सदस्य हैं 190 हैं। विश्व बैंक के सदस्य कितने हैं? 190 हैं। 190 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। आइए देखते हैं विश्व बैंक के कार्य क्या होते हैं। विश्व बैंक के कार्य, विश्व बैंक का पहला कार्य है ऋण देना, दूसरा है गारंटी देना, तीसरा है प्राविधिक सहायता देना, चौथा है प्रशिक्षण देना, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। तो विश्व बैंक के विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि यह सभी देशों को ऋण देती है, और सभी देशों की सरकार को ऋण दिया जाता है। यह किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देती है, यह गवर्नमेंट को ऋण देती है। और दोबारा जब ऋण लेना होता है तो गवर्नमेंट को, किसी भी देश की गवर्नमेंट को, सरकार को उस ऋण को चुकता करना चाहिए। जब तक वह चुकता नहीं करता है तब तक उसको दोबारा ऋण नहीं मिलता है। दूसरा है गारंटी देना। विश्व बैंक समस्त देशों को गारंटी प्रदान करती है। कैसी गारंटी प्रदान करती है? विश्व बैंक सदस्य देशों के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराती है। यानी कि विश्व बैंक यदि ऋण नहीं देती है तो, यानी कि विश्व बैंक जो होती है, ये जो विभिन्न सदस्य देश जो होते हैं, विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं से किसी भी देश को, किसी भी सदस्य को ऋण उपलब्ध कराती है और ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्वयं अपनी गारंटी देती है। स्वयं विश्व बैंक अपनी गारंटी देती है। यानी कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विश्व बैंक सभी राष्ट्रों को जो जरूरत है, जो लेना चाहते हो, उन जरूरतमंद राष्ट्रों को यह ऋण प्रदान करती है और उनके दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी यह देती है। तो यह विश्व बैंक जो होती है, यह विभिन्न देशों को ऋण देने के संबंध में गारंटी प्रदान करती है, विभिन्न संस्थाओं को अपनी तरफ से गारंटी देती है। प्राविधिक सहायता करना।
यह देश विभिन्न देश, जब विश्व बैंक किसी भी देश को ऋण प्रदान करती है तो जो अविकसित राष्ट्र होते हैं, जो पिछड़े राष्ट्र होते हैं, तो उनके औद्योगिक विकास के लिए सबसे पहले वह वहां पर तकनीकी विशेषज्ञों को भेजती है, तकनीकी विशेषज्ञों को भेजती है, यानी कि अविकसित देशों का आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए वह स्पेशलिस्ट को भेजती है, तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति करती है और तकनीकी अधिकारी उस देश में जाकर वहां का पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि वहां के प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, वहां के अन्य संसाधन क्या हैं, भौतिक संसाधन क्या हैं, वहां का जीवन स्तर क्या है, वहां पर किस प्रकार के प्रोजेक्ट लगाए जाने चाहिए, किस तरह से विकास करने चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराती है। तकनीकी सहायता उपलब्ध करा के विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के लिए एक अवसर प्रदान करती है। चौथा है प्रशिक्षण देना। यह विभिन्न राष्ट्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, ट्रेनिंग प्रदान करती है। यह विभिन्न राष्ट्रों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान करती है, विभिन्न राष्ट्रों को ट्रेनिंग प्रदान करती है कि हम अपना आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। विश्व बैंक कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का भी निपटारा करती है। विभिन्न ऐसे केसेस देखने में मिलते हैं जिसमें कि विश्व बैंक ने महती भूमिका अदा की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे 1951 में जैसे कि भारत पाक नहर पानी विवाद हो गया था 1951 में, तो यह विश्व बैंक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करती है और 19 जनवरी 1960 में इस विवाद को सुलझाया जाता है। यह कंपटीशन में आ सकते हैं कि विश्व बैंक ने किस विवाद की मध्यस्थता की है, या भारत पाक नहर जल विवाद किसके द्वारा सुलझाया गया, क्यों, कौन मध्यस्थता किया। भारत पाक नहर जल विवाद किस संस्था के द्वारा सुलझाया गया या किस संस्था के द्वारा मध्यस्थता किया गया। विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1956 में स्वेज संकट जो होता है, स्वेज संकट, स्वेज नहर विवाद, यह मिस्र और ब्रिटेन के बीच होता है, यह मिस्र और ब्रिटेन के बीच होता है। स्वेज नहर विवाद 1956 में यह होता है और विश्व बैंक के द्वारा मिस्र और ब्रिटेन के बीच जितने भी विवाद थे, सारे विवादों को सुलझाया गया। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समझौता कराया गया, विभिन्न विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयत्न किया गया। तो विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं या दो से अधिक देशों के बीच जो विवाद होते हैं, उन विवादों का भी शांतिपूर्ण निपटारा किया जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बारे में बताया, संक्षेप में ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता गैट या WTO के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं WTO के बारे में बताऊंगा। हालांकि 60 लेक्चर तैयार करने में या 60 वीडियो बनाने में कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं। आप लोग कुछ उसको अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, मेरे लेक्चर को देख सकते हैं और दोनों को मिलाकर आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं, अच्छा अध्ययन कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छा लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को WTO के बारे में बताऊंगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।